डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनका रिवीजन करें और उस पैटर्न को समझें कि किस तरह से हमारा बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा और किस तरह से हमें उसको डिवाइड करते हुए टाइम के अनुसार कंप्लीट करना है। हाल ही में अभी आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हुई है, वो भी इसी का रिहर्सल था कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट का जो समय मिलेगा किस तरह से उसका उपयोग करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि आप यू कैन गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन और हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस पेपर। दिस इज द रिवीजन ऑफ हाउ टू सोल्व योर क्वेश्चन पेपर इन कमिंग एग्जामिनेशन। तो लास्ट ईयर पुराने वर्षों में जो हमारे पेपर हुए हैं, तो 2023 में जो आपका मॉडल पेपर हुआ था, जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का, उससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। क्या उसमें ज़्यादातर मैंने कर दिया और बच्चों को कर देना इसके अलावा। हाँ, वो तो कर देना, बाकी मैं क्या करता हूँ। तो बच्चों, इसमें 2023 में जो पेपर आया था, तो सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो पेपर का पैटर्न है कि योर पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए विच बिलोंग्स टू द MCQs क्वेश्चंस, विच यू हैव टू आंसर these questions ऑन द आपको उसका आंसर MCQs क्वेश्चन के रूप में OMR शीट पर करना है। तो यू हैव टू गिव the answer of the correct answer option of these MCQs questions on the OMR sheet, so which was checked by the computer। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है आपका, जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, it has a important part which have 50 marks, contains 50 marks। ये 50 नंबर का है ये पोर्शन, और इट इज डिवाइडेड इन 4 मिनी पार्ट्स। ये 4 भागों में डिवाइडेड है। अगर हम कहें तो क्वेश्चन पेपर आपका 2 भाग में डिवाइडेड है, ए पार्ट और बी पार्ट। और ए पार्ट को छोड़ दें तो जो भी हमारा MCQs पर होना है और OMR में उसके आंसर दिए जाने हैं। इसकी प्रैक्टिस यू हैव एक लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट इट इन प्रीवियस क्लास आल्सो एंड द प्री बोर्ड आल्सो। तो नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज बी पार्ट, पार्ट बी। तो पार्ट बी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। रीडिंग, जो रीडिंग का पोर्शन है, उसमें आपको मात्र एक पैसेज दी होगी। यू फाइंड अ पैसेज, अनसीन पैसेज, और यू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच वाज गिवन अंडर बिलो। इसके नीचे जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड सम 2-3 क्वेश्चंस अबाउट दिस पैसेज, तो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर आंसर बुकलेट, आंसर बुक में आपको उनको करना है। और ये एक ही क्वेश्चन है जो आपका रीडिंग पोर्शन से आएगा, जो कि एक अनसीन पैसेज होगी जिसमें 3 क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है एंड द 1 क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी से संबंधित होगा, और विच बिलोंग्स टू दैट पैसेज ऑल्सो, उसी पैसेज से संबंधित होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो क्वेश्चन है वो डिवाइड होगा कितने भाग में, 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में आएगा पार्ट ए। जो पार्ट ए है वो किससे जुड़ा हुआ है? MCQs क्वेश्चंस आएंगे उसमें। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? MCQs होंगे 20, और जिनके आंसर आपको OMR में देंगे।
इसके अलावा पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपके 4 सेक्शन डिवाइड होंगे। इसमें फर्स्ट सेक्शन होगा आपका रीडिंग का, रीडिंग, और रीडिंग में आपका एक पैसेज होगी। क्या होगी? पैसेज। और उस पैसेज से जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। और उसके बाद आपका आता है राइटिंग पोर्शन। रीडिंग के बाद आपका आएगा राइटिंग पोर्शन। तो राइटिंग पार्ट में आपको क्या करना है कि इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, एक लेटर या एप्लीकेशन में से चॉइस होगी आपको, चाहे लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, और एक होगा आपका आर्टिकल यानी या रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं, आर्टिकल या रिपोर्ट। इसमें भी चॉइस होगी, चाहे आप आर्टिकल लिखिए या रिपोर्ट लिखिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका राइटिंग पोर्शन, इन विच इंक्लूड ओनली 2 क्वेश्चंस। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन या लेटर, इनमें एक में चॉइस होगी आपको, और दूसरा होगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट है ग्रामर वाला क्वेश्चन है। ग्रामर में भी ओनली 10 मार्क्स की ग्रामर आपकी होगी, जिसमें 4 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन होगा और 6 मार्क्स के आपके ग्रामर से में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, और एक्टिव पैसिव से रिलेटेड होंगे, और पंक्चुएशन, एक क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन से रिलेटेड होगा। तो इसी में यानी कि थर्ड पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा, इसमें ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड हो जाएगा। और उसके अलावा 4th पार्ट जो होगा इसका, वो होगा लिटरेचर का, लिटरेचर। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। A lot of questions in there. So 2 short answer type questions belongs to prose, and a long answer question. And then 2 short answer question belongs to the supplementary reader and a long answer also. तो ये कुल मिलाकर के आपका इस तरह से डिवाइडेशन होगा। 2 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर, वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर होगा। उसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, और बाकी एक लॉन्ग आंसर होगा आपका। और इसके अलावा आपको इसमें पोएम वाला हमारा पार्ट होगा, पोम का। तो पोम में आपकी 10 नंबर की पोम होगी। इसमें 4 लाइन्स विच वाज गिवन, द पोम विच वाज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक की पोम है, उसमें से किसी भी पोम की आपको 4 लाइनें लिखनी होंगी, जो 3 मार्क्स की होंगी। इसके अलावा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विच वाज यू हैव रेड इन योर सिलेबस। आपने जो सिलेबस में पोम पढ़ी है, और उसमें 2-3 पोम के नाम लिखे होंगे, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरह से 3-3 मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के। इसके अलावा पोम से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं हुए, यानी कि 6 मार्क्स की आपकी पोइट्री हो गई। साथ ही साथ इसमें फिर सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और सप्लीमेंट्री में आपका जो हमारी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें स्टोरीज दी हुई हैं। तो उन स्टोरीज में एक चॉइस आएगी आपको, एक क्वेश्चन आएगा आपको शॉर्ट आंसर, और एक आएगा आपका लॉन्ग आंसर, और दोनों में चॉइस होगी। 2 ऑप्शंस दिए होंगे, और उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेपर which was given in the board examination। तो ये मैंने एक शॉर्ट टाइम में आपको क्वेश्चन बताया कि क्या मॉडल होगा आपके पेपर का। 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए रिलेटेड ओनली फॉर MCQs क्वेश्चन, और पार्ट बी हैज 4 मिनी पार्ट्स, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो उससे 4 पार्टों में डिवाइड होगा, विच हैव द 50 मार्क्स। तो यदि हम इसकी बात करें, पार्ट ए की बात करें, तो इसमें भी पैसेज दी होंगी,
उन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उनको किस तरह से आपको करना है, ये आपके ग्रामर से रिलेटेड भी हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस, जिसमें रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो विच वर्ड इज अपोजिट होगा फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। जैसे अगर हम बात करते हैं तो विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, कोई भी हमने मान लिया किस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, एक पैसेज दी हुई है, अगर हम उस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन से। आपको बता रहा हूँ, पैसेज दी हुई है, डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड। डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड, जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एट होम, वो चाहे घर पर हो, मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड। घर से ही अगर बच्चे में डिसिप्लिन की फीलिंग्स डाल दी जाए तो वो एक महान फ्यूचर बनता है उस बच्चे का। तो इट फॉर्म्स, जैसे कि आपने एग्जांपल सुना भी है कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक हिम हर अ फिट सिटीजन। और एक फिट सिटीजन बनाता है, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करता है डिसिप्लिन। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज हर ओन वे बिकम्स वेवार्ड। और इस तरह से जो है वो बनाता है आपका चाइल्ड हु इज अलाउड, से आज्ञा दी जाती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे जीना है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। द चाइल्ड बिकम्स वेवार्ड, द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सोर्स ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन। उसको अत्यधिक कोई कार्य किया जाता है किसी गलत मौसम में तो उसे रोका जाता है कि नहीं भाई, आपको धूप में बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है। और एक्सपोजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कोल्ड, अब चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसको सर्दी से कैसे बचना है वो सब सिखाया जाता है। ईटिंग होलसम थिंग्स, खाने के लिए सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं लेकिन एक लिमिट में खिलाई जाती हैं। बताया जाता है कि ये कम मात्रा में खाना है, ये ज़्यादा मात्रा में खाना है, ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, विल फॉल इन फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। तो अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड, अगर कोई बच्चा है उसकी जो आदतें हैं वो अगर डिसिप्लिन में है, अनुशासित है कि कब कितना खाना है, किस समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, यदि वो इन सारी चीज़ों से नर्चर्ड है तो एंड हु हैज़ बीन टॉट और राइज अर्ली, और उसको सिखाया जाता है तो अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं तो निश्चित रूप से हेल्दी वेल्दी और वाइज बनते हैं। तो ये सब सिखाया जाता है। अटेंड टू हिज हर लेसन्स प्रोपरली, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए अपने लेसन्स को, और टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम। और जल्दी उठते हैं तो उठने के बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, और उन चीज़ों से हमें बचना है जो हानिकारक हैं। विल ग्रो अप बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और अगर इन सारी आदत को डेवलप कर लोगे अपने अंदर तो आप एक यूजफुल मेंबर बन जाओगे सोसाइटी की। तो उसी से रिलेटेड जैसे सपोज करो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि क्या है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज डिसिप्लिन is important for a child. Discipline is important for a child because क्यों है इम्पोर्टेंट? इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है, इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन उसको हार्ड वर्किंग बनाता है। इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल, उसको वो ट्रूथफुल बनाता है। इट मेक्स हिम हर ऑनेस्ट बनाता है। या इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर, मेक्स हिम हर अ गुड सिटीजन। तो इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर,
ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। इट फॉर्म्स, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर और ये है इट फॉर्म्स his oblique her character and makes him या हर दोनों के लिए यूज हुआ है गुड सिटीजन। ये ऑप्शन हमारा इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसमें इसी में जो रिलेटेड है हमारा वोकैबुलरी से रिलेटेड है। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो विच वर्ड is opposite of the word frequently। ये फ्रीक्वेंटली वर्ड है, क्या बताना है इसका? फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज, एज यूज्ड इन द पैसेज, जो कि पैसेज में यूज किया गया। तो जस्ट अभी मैंने आपको पैसेज पढ़ करके बताइए आपको। तो इसमें एक वर्ड आया था रेयरली, फ्रीक्वेंटली तो आया ही है और फ्रीक्वेंटली के साथ साथ इसमें जो अपोजिट है वो वर्ड इसका है रेयरली, जो कि ऑप्शन में दिया है ऑफन, रेयरली, मोस्टली और डी ऑप्शन है ऑल, ए बी सी नहीं। तो आपको फ्रीक्वेंटली बार बार, ऑफन का इसका हमें क्या बताना है? ऑपोजिट बनाना और रेयरली मीन्स ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर है और वो है रेयरली। तो सब पर तो हम नहीं जाएंगे, तो मैंने आपको बताया ये रेयरली इसका आंसर सही है। तो इस तरह से ये पैसेज पर आधारित एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे और कई बार रिलेटेड हो सकते हैं, वो किससे? ग्रामर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है? करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीचेज आएगा, रीच्ड है, रीच है, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म बननी है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीचेज, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली ग्रामर को पढ़ा है या जो है वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली तो यू आर क्या कहलाएंगे? केयरलेस। तो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं, इसमें 4 से 8 क्वेश्चंस तक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी पार्ट की, पार्ट बी पर आ जाए अगर हम, इसके 20 क्वेश्चंस हैं इस तरह से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक से रिलेटेड भी हैं। जैसे अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे फुटबॉल, प्लेस, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अगर आपको इस तरह से दिया है सेंटेंस,
disorder, football, play, not, boys, these, do। ये हमारा सेंटेंस है, इसको रिऑर्डर में हमें लिखना है। तो बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या सेंटेंस बन जाएगा? द बॉयज, ये भी ऑप्शन भी देखना होगा कि कोई है इस तरह का ऑप्शन। these boys अब ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क भी आया है। तो डू सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू दीज बॉयज, ये सब्जेक्ट आया हमारा। नॉट प्ले फुटबॉल, this is the sentence in a proper order, this is the correct order of the sentence, so that is the correct sentence। तो जिस तरह से रीऑर्डरिंग में इसको लिखा जाता है, तो इस तरह से हम इसको रीऑर्डर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से दिया है इसमें, लेकिन मैं नमूना बताता हूँ आपको। Which of the following words is misspelled? Which of the following words is misspelled? Misspelled कौन सा शब्द है जो इसकी स्पेलिंग गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं लिख रहा हूँ। उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैसे ऑप्शन ए दिया है डिस्टिंग्विश्ड, बी ऑप्शन है accomplish, मिसस्पेल्ड बताना है। डिस्टिंग्विश, accomplish और सी ऑप्शन है पेरिश। ऑप्शन सी है पेरिस और डी है पनिश। ऑप्शन डी है पनिश। तो इसमें जो मिसस्पेल्ड है, जैसे accomplish मुझे लग रहा सही है, accomplish, और पेरिस भी ठीक है, पनिश भी ठीक है। तो मिसस्पेल्ड है इसमें डिस्टिंग्विश, क्योंकि इसे डिस्टिंग्विश लिखा है। इट्स द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि बिकॉज दिस वर्ड स्पेलिंग इज मिसस्पेल्ड। तो डी इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो नेक्स्ट इसी तरह से
प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, फ्रेजल वर्ब इस तरह से होती है हमारी, सम वर्ड्स आर फ्रेजल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है, तो इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। मीरा लुक्स her parents very well. Her parents very well. मीरा looks her parents very well. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अप, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है डाउन और ऑप्शन डी है आफ्टर। तो मीरा लुक्स आफ्टर, दिस इज द फ्रेजल वर्ब, देखभाल करना। तो मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो दिस इज द फ्रेजल वर्ब। So here the preposition after will be added in this verb. So Meera looks after, तो after का इसमें समझे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरह से सेंसिबली और इंटेलिजेंटली यू हैव टू सॉल्व योर एग्जामिनेशन पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 9 to 10 होंगे जो रिलेटेड हैं। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको बी पार्ट इसका डिटेल में समझाऊंगा, जो राइटिंग से संबंधित है, ग्रामर